नमस्कार साथियों, श्रीकांत आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूँ। इतिहास की आज हमारी क्लास रहेगी। आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हमारी इतिहास की क्लास रहेगी। इतिहास की क्लास में हम लोग पिछली क्लास में हुमायूं के शासन को देख लिए थे, यानी कि हुमायूं जब दोबारा आता है, जीतता है, जो 15 साल का गैप होता है। तो 15 साल का जो गैप होता है 1540 से 1555, आखिर इस समय कौन दिल्ली की गद्दी पे बैठा है? तो इस समय गद्दी पे बैठते हैं सूरवंश के शासक। सूरवंश मतलब कि द्वितीय अफगानी साम्राज्य। द्वितीय अफगानी साम्राज्य की स्थापना होती है दिल्ली में। ठीक, इसके पहले कौन रहते हैं? लोदी रहते हैं अफगानी। ठीक है, और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? शेरशाह कर रहा है। ठीक, आपको पिछली क्लास में बताया था कि हुमायूं ने जो है 1540 के कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है, उसमें इसने हरा दिया था। शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, और हुमायूं दर दर भटकता फिर चला गया था ईरान के साथ तहमास्प की मदद से जो है फिर काबुल कंधार में, जहां उसके हिंदाल और कामरान का शासन था, उनको छीनता है। इसके बाद फिर ये 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। ठीक है, मई 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद के युद्ध में ही जो है ये अंतिम जो सूरवंशी शासक रहता है उसको मार के इस्माइल शाह को दोबारा गद्दी हुमायूं पाता है दिल्ली में। ये बात सारी बातें हो गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं शेरशाह के विषय में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये 1540 से 1555। शेरशाह का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1540 से 1545 रहता है। मात्र 5 वर्ष का शासन रहता है शेरशाह का। दिल्ली की सल्तनत पे, दिल्ली की गद्दी पे शेरशाह सिर्फ 5 साल बैठता है, और उन 5 सालों में ये ऐसे ऐसे काम कर देता है जिसकी वजह से इसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। और इसको परमात्मा शरण अग्रवाल, कानून को जैसे तमाम सारे इतिहासकारों ने ये कहा है कि यदि अगर शेरशाह का कार्यकाल 20 से 25 साल होता तो ये अकबर से कहीं ज्यादा महान शासक होता है। इसी आधार पे बहुत सारे इतिहासकारों ने शेरशाह को किसका अग्रगामी बोला है? शेरशाह को अकबर का अग्रगामी बोला जाता है। बहुत सारे इतिहासकारों ने शेरशाह को अकबर का अग्रगामी बोला जाता है। ठीक है, अग्रगामी बोला जाता है इसीलिए क्योंकि अगर शेरशाह का शासन होता तो शेरशाह वाकई जो है कुछ ऐसी चीजें इसने 5 साल के अंदर ही, 1540 में ये दिल्ली की सल्तनत पे बैठता है। 1545 का युद्ध, 1545 में कालिंजर का युद्ध जो होता है, कालिंजर के किले पे ये गोला बारूद से जो है जीतने की कोशिश करता है, क्योंकि कालिंजर का किला जो है 1 साल तक ये जीत नहीं पाता है। तो शेरशाह थोड़ा सा चालाक रहता है, धृष्ट रहता है, चालाकी रहती, कूटनीतिज्ञता रहती है। कूटनीतिज्ञता तो इतनी जबरदस्त है कि अपने कूटनीति के ही बल पे इसने हुमायूं को 2 बार हराया। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे ये चौसा निकल जाता है, यानी कि बिहार से बंगाल तक निकल जाता है, और गौड़ से फिर ये दूसरी तरफ से आ जाता है दक्षिणी बिहार। वहां पे एक रोहतासगढ़ का किला रहता है, जो सामान जीता उता रहता है, सब लाके वहां पे रसद उसद रख देता है और वहीं बैठ के इंतजार करता है। और वहां से लेके पूरा कन्नौज तक का रास्ता बिल्कुल से हुमायूं ने काट दिया था। हुमायूं के लिए काट दिया था। किसने काट दिया था? शेरशाह ने काट दिया था। ये सब मैंने चौसा और कन्नौज का जब युद्ध बताया था, खास करके चौसा के युद्ध में ये सब मैंने पूरी बातें बता दी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं शेरशाह। थोड़ा सा शेरशाह के जन्म के विषय में देख लेते हैं। शेरशाह एकमात्र ऐसा मतलब कह सकते हैं कि शासक था जो एकदम बिल्कुल से साधारण कुल में पैदा हुआ। साधारण कुल का मतलब है कि किसी ऐसे वंश से नहीं पैदा हुआ था जहां पे पहले से उस परिवार में जो है वंश में शासक लोग रहे हों। इसके दादा का नाम था इब्राहिम इसके दादा का नाम था। दादा मतलब बाबा का नाम था, पिताजी के पिताजी। इब्राहिम जो है घोड़ों का व्यापार करता था। ठीक है, इसके बाबा का नाम या दादा का नाम था, बाबा का नाम था इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम क्या करता था? घोड़ों का व्यापारी था। ठीक है, इसके बेटे का नाम था हसन।
और हसन का ही बेटा था शेरशाह। ठीक है, हसन ने 4 शादियां की थी। जो पहली पत्नी था, पहली पत्नी का बेटा था शेरशाह। इसका बचपन का नाम था फरीद। ठीक है, ये प्रश्न आता है, इसके बचपन का नाम था फरीद। ठीक, शेरशाह तो बाद में नाम होता है, जब ये चौसा का युद्ध जीत लेता है तब शेरशाह की उपाधि धारण करता है। इसके बाद से फिर ये शेरशाह हो जाता है। ठीक है, बचपन में फरीद था। सीधी सी बात है कि जब ये इब्राहिम था तो जहां पे था वहां से ये सब चले आते हैं, भारत में चले आते हैं। पहले अफगानिस्तान में ये लोग रहते हैं। ठीक है, होशियारपुर का क्षेत्र था, वहां पे ऊपर थोड़ा सा बंसवाड़ा उसवाड़ा के पास में, तो वहां पे थे। वहां से ये लोग चले आते हैं भारत में। भारत में आके ये लोग यहाँ होशियारपुर में ही, पंजाब का कोई क्षेत्र रहता है, वहां पे जो है ये लोग एक शासक रहते हैं, उन्हीं के यहाँ चले जाते हैं। कुछ तो नाम है शासक का, जो भी नाम हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, शेरशाह हसन जो है शेरशाह को लेके चला आता है बिहार में। ठीक है, बिहार में आता है और खास करके बिहार में लेके चला आता है। और इसके बाद जो है हसन को जागीर प्राप्त हो जाती है सहसराम की, ख्वासपुर की और टांडा की। ये बिहार का एरिया है जो है, यहाँ पे इसको जो है मिल जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये बिहार और जौनपुर का है। बिहार में जाता है, मगर बिहार के शासक जो उसमें जौनपुर का क्षेत्र रहता है उसके अधीन जो है, तो वहीं पे जो है इसको जागीरदारी दे दी जाती है। छोटा सा जागीरदार रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये होता है कि यही दक्षिण बिहार में, ये तो बिहार पूरा है, दक्षिण बिहार में एक रहते हैं, दक्षिण बिहार में रहते हैं एक शासक उसमें, बहार खां लोहानी। अभी मैं बता रहा हूं कि बहार खां लोहानी और शेरशाह और हसन का क्या मामला है। ठीक है, ये मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया है बहार खां लोहानी। कुछ नाम है आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूं, जिससे कि आपको शेरशाह के शुरुआती समय के विषय में पता चल जाए। ठीक है, ये जौनपुर की जागीर थी। ठीक है, सहसराम, ख्वासपुर और टांडा। ठीक है, होता यह है कि जब 1520 के इर्द गिर्द में जो है, जब ये पैदा तो 1486 में होता है, जैसा कि डॉक्टर कानूनगो ने बताया है। कुछ इतिहासकारों ने इसकी डेट 1482 बताई है, इसके जन्म की डेट कहीं कहीं 1482 है, कहीं कहीं 1486। चूंकि डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह के ऊपर बहुत अध्ययन किया है और एक ऑथेंटिक प्रमाणिक इनके विचारों को माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब ये पैदा होता है तो इसके अपने पिता से बहुत बनती नहीं है, पटती नहीं है। इस वजह से, हालांकि ये शुरू के समय में तो अपने पिता के साथ में रहता है, लेकिन जब 21-22 साल का होता है जो है, तो ये चला आता है जौनपुर में। ठीक है, जौनपुर में फिर 1520 की शायद बात है, 1520 उसकी बात है, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके पिता की मृत्यु हो, यानी कि हसन खान की मृत्यु हो जाती है। इसका पिता रहता है हसन खान। जब मृत्यु हो जाती है, और इस बीच में एक बिहार का शासक रहता है जमाल खान। बिहार का शासक रहता है जमाल खान। ठीक है, जमाल खान जो है, इसको जागीर दिया रहता है सासाराम, ख्वासपुर और टांडा का। ठीक है, और जब जमाल खान को यह पता चला कि हसन खान और फरीद में, यानी कि शेरशाह में बनती नहीं है, दोनों में सिर्फ रोवल की स्थिति है, तो जमाल खान ने दोनों में बाप बेटे में पैचअप करवा दिया। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि संबंध अच्छे करवा दिए। बाद में जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके पहले ही इसने क्या किया था कि दे दिया था जागीर किसको, इसको फरीद को, यानी कि शेरशाह को। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा है कि आपको थोड़ा सा समझ में आता रहे। ठीक है, तो फरीद को जागीरदारी सौंप दी सहसराम की, ख्वासपुर की और टांडा की। ठीक है,
क्योंकि यहीं पे सहसराम में ही फरीद का बचपन बीता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बिहार से सटा वाला एरिया है। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। ये जागीर जौनपुर का जागीरदार रहता है। इसके बाद ये फिर सहसराम, ख्वासपुर और टांडा जो है इसको मिलता है। तो मरने के पहले 1520 उसकी बात है। ये सहसराम, ख्वासपुर और टांडा की जागीर इसको मिल जाती है। जब इसको मिल जाती है तो इसने बहुत अच्छे से लगभग 20 साल यानी कि 1520 प्लस 20 कर दीजिए 1540, यानी कि शासक बनने के पहले 20 वर्ष तक इसने अपनी जागीर में यानी कि जागीरदारी व्यवस्था जो है को इसने देखा, समझा, बहुत अच्छे से संभाला। यानी अपनी जागीर में जो इसको मिली थी जो है शासन व्यवस्था की, सर्वे सर्वा ये था अपनी जागीर का, इसने बहुत अच्छी व्यवस्था को लागू किया। इसी वजह से इसके लिए कहा जाता है कि जब ये 1540 में शासक बनता है तो इसको शासन प्रशासन में कोई समस्या नहीं है। व्यवहारिक अनुभव इसको इतना प्राप्त है अपने शासन प्रशासन में, इसको कोई समस्या नहीं होती। जबकि जब ये 1540 में शासक बनता है तो इसकी लड़ाई लगातार चलती रहती है। किससे चलती रहती है? क्योंकि इसके जो प्रमुख प्रमुख युद्ध हैं वो भी आपके लिए आते हैं। ठीक है, जैसे 1541 में इसका जो है गोखरों के विरुद्ध युद्ध चलता है। ठीक है, इसके बाद फिर बंगाल के शासक के विरुद्ध युद्ध चलता है। पंद्रह सौ 41 में गखर या इनको खोखरों भी बोला जाता है, खोखरों के विरुद्ध युद्ध चलता है। युद्ध मिलाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, 1541 में ही बंगाल का युद्ध चलता, बंगाल से युद्ध चलता है। ये शासक बन गया है। ठीक है, बंगाल से युद्ध चलता है। मैं क्रम से इसलिए बता दे रहा हूं कि क्रम से लिखने के लिए, मिलाने के लिए आता है। फिर अभी मैं इसमें कौन शासक थे कौन नहीं थे मैं आपको बता रहा हूं। 1542 में मालवा का युद्ध हो, मालवा का युद्ध यानी कि मालवा से युद्ध इनका चलता है। ठीक है, 1543 में रायसीन एक जगह है, या रायसेन, रायसीन इसको बोला जाता है। ठीक है, रायसीन। ठीक, इसके बाद फिर 1544 में ये वाला एरिया है 1544 में मारवाड़, 1544 में ये मारवाड़ से ये इसका युद्ध चलता है। और एटलीस्ट 1545 में कालिंजर का युद्ध, यानी कि कालिंजर जो दुर्ग है यानी कि जो किला है, और ये बांदा में रहता है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में रहता है कालिंजर का क्षेत्र, जो बांदा बुंदेल यानी कि बांदा उत्तर प्रदेश और कुछ इसका ये हिस्सा कालिंजर का मध्य प्रदेश से सटी जो एरिया है वहां पे, तब तो बटा हुआ नहीं था, तब तो एक ही था। ठीक है, उस समय तो ये कालिंजर का किला था और ये अभेद्य किला था। ठीक, तो इसके क्रम से जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो आपको मिलाने के लिए आते हैं वो ये हैं। 1541 में गखर का या खोखरों के विरुद्ध युद्ध, और ये जो युद्ध होता है ये उत्तर पश्चिमी में होता है भारत के, खास करके बोलन दर्रा जो है, जहां से सभी विदेशी आते हैं। विदेशी का मतलब जितने भी आक्रमणकारी हैं, बोलन दर्रे, और ये पेशावर के पास में है। ठीक है, पेशावर, बोलन दर्रे पेशावर से जो ये बोलन दर्रा है पेशावर के ही पास में, इसी दर्रे से ही सारे आक्रमणकारी आते हैं भारत में, जितने भी मैक्सिमम आक्रमणकारी आए हैं। तो ये 1541 में खोखरों का यानी गखर का युद्ध चलता है। 1541 में बंगाल से युद्ध चलता है। बंगाल, हालांकि बंगाल में 1537 में बंगाल के शासक को हरा दिया है। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को इसने हरा दिया था। ठीक है, अभी मैं बताता हूं। फिर 1542 में मालवा का युद्ध चलता है। मालवा का शासक रहता है मल्लू खान। मल्लू खान, ये वही मल्लू खान है जो गुजरात का बहादुर शाह रहता है, उसके अधीन में रहता है, और उसका एक प्रकार से नायब रहता है, लेकिन उसके मरने के बाद एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से ये व्यवहार करने लगता है। ठीक है, फिर 1543 में ये जो रायसीन है, रायसीन का शासक रहता है पूरनमल। पूरनमल, ठीक है, पूरनमल रहता है। मारवाड़ का शासक मालदेव रहता है, और कालिंजर का कीरत सिंह रहता है। कीरत सिंह,
ठीक। अब क्या होता है, जब बंगाल से युद्ध होता है, बंगाल के शासक को ये 1537 में हरा दिया है, और उससे क्या करता है कि जब ये हराता है बंगाल के शासक को 1537 में, तो उससे 13-14 लाख रुपए की रकम भी लेता है। ठीक है, इस बात को लेता है। लेने का मतलब है कि इस बात की संधि होती है कि वो 12-13 लाख रुपया देगा, लेकिन 1541 में ये जाके बंगाल को मिला लेता है। ठीक है, दिल्ली सरकार के अधीन कर लेता है। ये 1529 में, इसके पहले 1529 में भी बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराता है। ठीक है, जब ये दक्षिणी बिहार का रहता है, और 1537 में भी हराता है। 1537 की ही बात है, जब ये बंगाल के शासक से मोहम्मद कुछ ऐसे नाम रहता है, नुसरत शाह के बाद बैठता है, योगी शासक रहता है, उससे ये 13 लाख रुपए लेता है। लेकिन फाइनली ये 1541 में हरा के फिर दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सरकार के अधीन कर लेता है, मिला लेता है। 1542 में इसका मालवा का युद्ध चलता है, मल्लू खान के साथ में चलता है। मल्लू खान तेज तर्रार रहता है और बहादुर शाह के अधीन रहता है। ठीक है, अब मालवा को जीतना इसलिए जरूरी है कि ये ऐसे रास्ते पे पड़ता है, इसका जो भौगोलिक स्थिति थी या इसकी जो कूटनीतिक जो कह सकते हैं कि शेर खान के लिए, शेर शाह के लिए जो था, वो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मालवा का क्षेत्र बिना जीते कैसे बात आगे बन सकती है। ठीक है, तो इस वजह से फिर रायसीन का भी किला था, रायसीन का क्षेत्र था। ठीक है, इसके बाद फिर मारवाड़ तो जानते ही हैं, राजस्थान में फिर कालिंजर वाला जो एरिया है। तो ये इसके युद्ध है। जो शासक हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, शासक के विषय में पूछा जाता है। ठीक है, कालिंजर मारवाड़ का युद्ध के ही लिए इसने कहा था, मारवाड़ के कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए लगभग मैंने अपना सारा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए, मारवाड़ के ही युद्ध के लिए इसने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए लगभग मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया था। लगभग मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया था, अपने साम्राज्य को खो दिया था। ठीक है, और मारवाड़ की ये जो विजय करता है, जो है मारवाड़ को जो जीतता है, वो छल कपट से जीतता है, क्योंकि मारवाड़ में जाके ये 6-7 महीने तक खड़ा रहता है, इसकी सेना खड़ी रहती है। तो ये जो मारवाड़ के शासक मालदेव रहते हैं, उनके जो प्रमुख सरदार रहते हैं, जो मालदेव के प्रति बिल्कुल से कह सकते हैं कि निष्ठावान शासक रहते हैं, सरदार रहते हैं, तो ये एक झूठा लेटर बनवाता है। ये सब मारवाड़ के युद्ध के विषय में कहानी बता रहा हूं, जो पूछा भी जाता है कि किस युद्ध में शेर शाह ने जो है एक झूठा पत्र बनवाया और अपने विरोधी के सेना के पास में या छावनी के पास में भेज दिया, जिसमें उसकी तरफ से जो सरदार थे उनके हस्ताक्षर इसने करवाए थे, जो कि झूठे और जाली थे। यानी कि एक जाली पत्र बनवाता है जिसमें मालदेव के कुछ सरदारों के हस्ताक्षर को वो जाली, यानी कि जाली हस्ताक्षर को अपने तरफ से, अपने लोगों से करवा के, वो मालदेव का जो सामने का जो दोनों लोग टिके रहते हैं, जो इन लोगों की छावनियां रहती हैं, वहां पे जाके फिकवा दिया था। और जब मालदेव के पास में वो पत्र पहुंचा था, तो मालदेव ने अपने प्रमुख सरदारों को बुला के पूछा था, और उन सरदारों ने निष्ठापूर्वक कहा था कि ये शेर शाह की एक चाल है। लेकिन मालदेव को भरोसा नहीं हुआ था, और मालदेव शक्तिशाली शासक था। अगर भाई युद्ध होता आमने सामने पूरी तरह से, तो हो सकता है कि शेर शाह जीता कि नहीं, ये इतिहास की बात है। लेकिन ये कहा जाता है इसके बाद मालदेव ने जो है शेर शाह से लड़ने की योजना को मना कर दिया, यानी कि वो वापस होने लगा। लेकिन इसी में मारवाड़ वाले में दो राजपूत रहते हैं, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, जैता और कुप्पा। बहुत प्रचलित है राजस्थान में, आज भी जैता और कुप्पा के विषय में लोग बताते हैं। ये जैता और कुप्पा वही हैं। ठीक है, मारवाड़ से मालदेव की सेना में रहते हैं, सशक्त राजपूत सरदार रहते हैं। और जैता और कुप्पा ने जो है राजपूतों के इस बात के लिए कि वो गद्दारी कर सकते हैं अपने देश से, वो लड़ने के लिए शेरशाह से चले गए। नाम था जैता और कुप्पा। जैता और कुप्पा ये मारवाड़ मालदेव की शासक की तरफ से प्रमुख सरदार थे। ठीक है, जैता और कुप्पा जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन चूंकि मालदेव पहले ही सेना को लेके वापिस चला गया है,
बाद में मालदेव को एहसास होता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। जैता और कुप्पा दोनों बलिदान हो जाते हैं, मारे जाते हैं इस युद्ध में। इसी युद्ध में जैता और कुप्पा के अंतर्गत इतना जबरदस्त प्रतिरोध किया गया था शेरशाह के, लगभग वो युद्ध हार गया था। उसका भाग्य था कि वो जीत गया। इसीलिए मारवाड़ के ही लिए युद्ध के लिए शेरशाह ने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए लगभग अपने पूरे साम्राज्य को खो दिया था। तो ये कहानी है मारवाड़ के युद्ध के लिए जो पूछा जाता है, ठीक है। बाकी फिर कालिंजर के लिए भी, कालिंजर का मैंने बताया 1545 में, ठीक है, मई 1545 में लगभग एक साल तक शेरशाह डेरा डाले रहता है कालिंजर के किले को जीतने के लिए, कालिंजर के किले को जीतने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर अंत में क्या करता है कि 22 मई 1545 की बात है, शेरशाह ने गोला और बारूद से कालिंजर के किले की दीवार को उड़ाने की कोशिश की, आज्ञा दे दी। और एक जगह पे वहीं किले से कुछ दूर जहां पे इसकी सेना रुकी थी, वहीं पे बारूद का ढेर था, और गोले बारूद से जैसे ही दीवार को उड़ाने की कोशिश की, एक गोला वापस होकर उसी बारूद के ढेर पे जा गिरा, और वहीं पे शेर खान खड़ा रहता है, और शेर खान बहुत जबरदस्त रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद बस ये है कि किला जीत लेते हैं, यानी कि 22 मई 1545 को ये सारी चीजें होती हैं। और मृत्यु के पहले, शेरशाह की मृत्यु के पहले शेरशाह को बस इस बात की खुशी रहती है कि वो कालिंजर को जीतने का सुख प्राप्त कर चुका था, ठीक है। तो कालिंजर का किला इस तरह से शेरशाह ने जीता। मारवाड़ के विषय में मैंने बताया किस तरह से जाली पत्र के द्वारा, पर प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर से पीछे लौटते हैं, ठीक है। आपको चौसा बिलग्राम का ये सब सारा युद्ध मैंने बता ही दिया था, हुमायूं की क्लास में सब बातें हो चुकी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1528 में क्या होता है। 1528 में ये जो दक्षिणी बिहार रहता है, दक्षिणी बिहार का शासक रहता है, मैंने लिखा था अभी अभी पीछे, बहार खां लोहानी, ठीक है। बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है 1528 में। इसका बेटा रहता है जलाल खान, नाबालिग रहता है, ठीक है, नाबालिग बेटा रहता है जलाल खान। तो इसकी माँ जो रहती है दुदू इसकी माँ रहती है। इसने शेरशाह को संरक्षक नियुक्त किया। संरक्षक तो बहार खान ने नियुक्त किया था मेनली, अगर देखा जाए बहार खान लोहानी ने अपने बेटे के लिए, अल्पवयस्क बेटे के लिए, नाबालिग बेटे जलाल खान के लिए संरक्षक नियुक्त किया था। लेकिन जो इसकी माँ दूदू यानी कि इसकी जो वाइफ है, इसने क्या किया कि इस पूरे दक्षिण बिहार का एक प्रकार से इसको सूबेदार बना दिया। यानी कि ये जो दक्षिणी बिहार वाला पूरा एरिया है 1528 में क्या बन गया है, ये सूबेदार बन गया है। और जैसे ही सूबेदार बनता है 1529 में बंगाल का शासक रहता है नुसरत शाह। बंगाल का शासक रहता है, प्रमुख शासक रहता है नुसरत शाह। नुसरत शाह क्या करता है कि 1529 में इसको जीतने के लिए आता है बंगाल से, लेकिन ये हार के चला जाता है और शेरशाह जीत जाता है और शेरशाह की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। एक बात और, यहीं पे जब ये रहता है 1520 के बाद, 1520 में इसको जागीरदारी मिल जाती है, लेकिन ये अपने सौतेले भाइयों की वजह से इतना दुखी हो जाता है कि फरीद जो है 1521-22 में चला आता है कहां पे, बहार खां लोहानी के पास में। बहार खां लोहानी ने जो है इसको, इसकी योग्यता को देखते हुए इसको काम पे रख लिया, अपने यहाँ छोटी मोटी जागीरें दे दी। इसी बहार खान लोहानी ने फरीद का नाम दिया था शेर खान, ठीक है। क्या किया था कि शेर खान ने एक शेर को मार दिया था निहत्थे और इसकी रक्षा की थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शेर खान की उपाधि या शेर खान का नामकरण किसने किया था, तो वो दक्षिण बिहार का शासक था बहार खान लोहानी, ठीक है। तो इसी बहार खान लोहानी ने फरीद का नाम शेर खान दिया था क्योंकि इसने निहत्थे शेर को मार दिया था। तो ये बात है, ठीक। अब जब ये मर जाता है, ठीक है, तो इसकी जो ये विधवा रहती है
दूदू, इसने इसको शेर खान को, अभी भी जलाल खान अल्पवयस्क है, लेकिन 1531-32 तक आते आते जो है शेर खान की शक्ति बहुत जबरदस्त हो जाती है। कारण क्या रहता है कि 1531 में जो है एक चुनार का जो क्षेत्र है, चुनार का किला जो है, जो अभेद्य माना जाता था, चुनार का ही क्षेत्र का मालिक रहता है ताज खान, और ताज खान की विधवा पत्नी रहती है, यानी कि ये मर गया है, ताज खान प्रमुख रहता है, इसकी विधवा पत्नी रहती है लॉर्ड मलिका, विधवा पत्नी रहती है लॉर्ड मलिका। ठीक है, लॉर्ड मलिका से शेरशाह ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। ठीक है, विवाह हो गया तो शेर खान के अधीन आ गया, शेर खान चुनार के किले का मालिक हो गया, इस पूरे क्षेत्र का मालिक हो गया, और इसको अकूत संपत्ति मिल गई। ठीक है, संपत्ति मिल गई, सेना मिल गई, इस वजह से 1531 के बाद से ये और मजबूत हो जाता है इससे शादी करने के बाद। ठीक, ये तो शेर खान की बात मैं कर रहा हूं, जो इसके शुरुआती समय से लेके, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, तो इस तरह से शेर खान फिर आगे बढ़ता जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते हुमायूं को बाहर कर देता है, फिर उसके सारे युद्ध को मैंने अभी अभी बताया, बहुत सारी बातें हैं बताने के, लेकिन पर एक क्लास में नहीं हो पाएंगी, फिर कभी लेक्चर चलेगा जो है तो बताएंगे। ठीक, अब क्या होता है, जब ये सब सारी चीजें हो जाती हैं, जब ये शासक बन जाता है 1540 में, ठीक है, तो इसके बाद फिर ये एक सुदृढ़, इसका कहते हैं ना कि शेरशाह का प्रशासन ही शेरशाह को प्रसिद्ध करता है, शेरशाह का प्रशासन और भू राजस्व नीति, भू राजस्व नीति, इसीलिए शेरशाह इतिहास में ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि शेरशाह ने 5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में इतनी जबरदस्त जो है वो कर दिया, प्रशासन को ठीक कर दिया, भू राजस्व नीति, यानी कि इस तरह से कर दिया कि आप समझिए कि अकबर ने भी लगभग उसी चीज को फॉलो किया है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे शेरशाह के समय में जो सूबा रहता है, प्रांत रहता है, ठीक है, सूबा या जो प्रांत है, जिसको सूबा भी बोला जाता है, प्रांत भी बोला जाता है, इसको क्या किया, इसने बांटा, किसमें बांटा, सरकार में। सरकार मतलब कि जिला, आज के जो जिला है, ठीक, सरकार में, या इसको एक बोलते हैं सिक भी बोलते हैं, जिला को, सरकार को सरकार या सिक, सिक, ठीक है, सरकार आज का जो आधुनिक जिला है या सिक। ठीक है, अब सरकार को बांटा इसने, जिलों को बांटा परगना में, ठीक है, परगना को बांटा गांव में, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर कौन क्या है, प्रांत या सूबा है। ठीक है, प्रांत या सूबा है। ठीक है, लेकिन शेरशाह के प्रशासन की सबसे शानदार बात रहती है, प्रांत या सूबा तो है ही, जो जिला स्तर पे ये काम करता है ना, वो बहुत जबरदस्त है, और इसीलिए इसने अपने पूरे साम्राज्य में जो सरकार या जिला, इसके पूरे साम्राज्य में जो ये बांटता है, ये कहीं कहीं तो 47 मिलता है, कहीं कहीं 66 मिलता है। पूरे साम्राज्य में इसके सरकार की संख्या या सिकों की संख्या या जिलों की संख्या कहीं कहीं 66 मिलती है, कहीं कहीं 47 मिलती है, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 66 या 47, ठीक है, दोनों मिलती है। अब देखिए, प्रांत का तो गवर्नर रहता ही है, ठीक, सरकार के स्तर पे कौन रहता है, सरकार के स्तर पे सिकदार ए सिकदारा, सिकदार ए सिकदारा प्रमुख है इसका, और एक प्रमुख है, 2 सैनिक अधिकारी हैं, मुंसिफ, इसका प्रशासन ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रशासन ही समझना है, मुंसिफे मुंसिफा, मुंसिफे मुंसिफा, ये 2 सैनिक अधिकारी हैं, किस स्तर पे, सरकार जिला स्तर पे, एक सिकदार ए सिकदारा है, दूसरा मुंसिफे मुंसिफा है। ठीक है, मुंसिफे मुंसिफा किस चीज के लिए है, ये न्याय से संबंधित चीजों को देखने के लिए है, न्याय से संबंधित। ठीक है, और सिकदार या सिकदारा क्या करता है, ये सरकार में या जिलों में या सिक में शांति स्थापित करने के लिए सर्वोच्च अधिकारी है, शांति स्थापित करने के लिए या व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को देखने के लिए। ठीक, यही लगान उगान वाली चीज, इन चीजों को भी नियंत्रित कर रहा है, राजस्व वाली चीजों को भी नियंत्रित कर रहा है। ठीक, ये तो हो गए अधिकारी। दूसरा परगना से संबंधित,
परगना का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसको सिकदार बोला जा रहा है, ठीक है, सिकदार बोला जा रहा है। यहाँ पे सिकदार है, सिकदारा है, यहाँ पे परगना स्तर पे सिकदार है, और गांव में कौन है, मुखिया, चौधरी, मुखिया है, चौधरी हैं, और कौन है, पटवारी है, ठीक है। ये लोग गांव की व्यवस्था पूरी देख रहे हैं, ठीक, गांव की ये सब व्यवस्था देख रहे हैं। तो ये इस तरह से एक प्रकार से इसके जो प्रशासन की सबसे बड़ी बात है वो इस तरह से ये बांटता है। और सर्वोच्च स्तर पे कौन है, सर्वोच्च स्तर पे तो सुल्तान है ही, यानी कि राजा है ही, प्रांत या सूबा। इसके बाद फिर केंद्र, यानी कि दिल्ली का शासन, दिल्ली का शासन। कमोबेश केंद्र में, अगर केंद्र में मंत्रियों की संख्या देखी जाए तो वही 4 मंत्री हैं जो मैंने दिल्ली सल्तनत में बताया था, जैसे दीवाने वजारत है, दीवाने आरिज है, दीवाने रसालत है, दीवाने इंसा है। ये सभी चारों लोग जो है जो सल्तनत काल में रहते हैं वही सब प्रमुख हैं जो केंद्र में रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रांतीय प्रशासन में मैंने बताया, और प्रांतीय प्रशासन में मेन सर्वे सर्वर गवर्नर है जिसको वो नियुक्त कर रहा है। सर्वोच्च तो सुल्तान है, इसके बाद जो निचले स्तर पे, जो जमीनी स्तर पे इसने व्यवहारिक स्तर पे, व्यवहारिक अनुभव के आधार पे बांटा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका एक प्रकार से प्रशासन हो गया। और इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे इसने राजस्व से संबंधित, राजस्व के लिए इसने क्या किया कि राजस्व 1/3 ही लेने के लिए कहा। दूसरी बात, लगान के लिए, ये लगान के लिए सीधे सीधे भू राजस्व से किससे संबंधित समझौता करता है, किसानों से। किसानों से सरकार का सीधा संबंध होता है, सरकार का सीधा संबंध होता है या समझौता होता है, संबंध होता है या समझौता होता है। इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रैयतवाड़ी। यही व्यवस्था किसने लागू की थी, अंग्रेजों ने लागू की थी, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का किसानों से सीधा संबंध होता है, यानी कि किसान ही लगान देगा और कोई नहीं देगा, ठीक है। लगान की जो व्यवस्था रहेगी वो किसान ही करेगा। दूसरी बात क्या है, ये जो लगान की व्यवस्था है ये उपज के आधार पे होगा, उपज के आधार पे होगा 1/3 भाग, ठीक है। उपज के ही आधार पे भूमि को 3 प्रकार से माना गया है। अब आप देखते जाइएगा, जो शेरशाह के प्रशासनिक कार्य हैं, खास करके भू राजस्व संबंधी व्यवस्था, जो उसकी छोटी सी छोटी सोच है कि एक आम किसान को कोई भी तकलीफ ना हो और किसान ही हमें लगान दे, और किसान की सहूलियत के आधार पे ही हमको लगान लगाना है, ठीक है। तो उपज के आधार पे जो भूमि के लिए किया गया वो उत्तम, मध्यम और साधारण, यानी कि भूमि किस प्रकार से होगी, भूमि 3 प्रकार से होगी। जो सबसे उत्तम वाली भूमि है, मध्यम वाली है, साधारण वाली है, ठीक है। भूमि के आधार पे, अगर भूमि उत्तम प्रकार की है तो 1/3, अगर मध्यम प्रकार की लगेगा 1/3 ही, लेकिन भूमि के आधार पे, भूमि की उपज के आधार पे, ठीक है। ये एक व्यवस्था जो है इसने लागू की। बाकी फिर क्या करता है, भूमि की विधिवत नाप करवाता है, विधिवत नाप करवाता है। नाप कैसे करवाता है, नाप करवाता है, इसकी जो व्यवस्था करता है वो 32 अंक वाला व्यवस्था करता है, 32 अंक वाला। 32 अंक वाला कैसे, यानी कि 32 अंगुली, अंगुल, ये है ना अंगुल, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से। ये जो 32 अंगुल है ये किसके बराबर होता था, एक सिकंदरी के, एक सिकंदरी गज के बराबर होता था, ठीक है। एक सिकंदरी गज के बराबर होता था। और एक सिकंदरी गज कितना हो जाए तो 1 बीघा होगा, 3600 सिकंदरी गज। 3600 सिकंदरी गज बराबर क्या होता था, इसके समय में 1 बीघा होता था, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये इसकी जो व्यवस्था है, 3600 सिकंदरी गज इज इक्वल 1 बीघा। ये सिकंदरी गज क्या है, एक सिकंदरी गज में 32 अंक वाला होता था, यानी 32 अंगुल होता था,
ठीक है। तो पहली बार ये व्यवस्था कर रहा है। भूमि नापन में या भूमि में का जो नाप करवाता है, विद्वत नाप करवाता है, ये जो सिकंदर लोदी के समय में सिकंदरी गज था, ये वही व्यवस्था को फॉलो करता है। इसमें इसको कोई समस्या नहीं है, जो अच्छी चीज है उसको ये ले रहा है, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर ये करता है कि जो भूमि का नाप वाप करवा लेता है, इसके बाद फिर लगान का निर्धारण कैसे हो, ठीक है। लगान के निर्धारण के लिए भी ये 3 प्रणालियों को अपनाता है। लगान निर्धारित करने के लिए 3 प्रणालियों को अपनाता है। 3 प्रणालियों को अपनाता है। वो प्रणाली कौन सी है मैं बता रहा हूं, ठीक है। पहला तो है जाप्ती प्रणाली, जाप्ती प्रणाली। दूसरी कौन सी है, कनकूत प्रणाली, कनकूत प्रणाली। तीसरी कौन सी है, बटाई प्रणाली, बटाई प्रणाली, ठीक है। अब जाप्ती प्रणाली में जो भूमि है, ठीक है, जो भूमि की उपज के आधार पर, अगर भूमि मध्यम है, उत्तम है, साधारण है, जिस कोट की भूमि है, जैसी भी भूमि है, उसका वो औसत कुछ वर्षों का निकालता है। और कुछ वर्ष के लिए, मतलब मान लीजिए 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कुछ वर्ष के लिए इसमें क्या होता था, औसत निकाले, कुछ वर्ष के लिए लगान निश्चित कर दी जाती थी, ठीक है। चाहे फसल कम हो, ज्यादा हो, क्या हो, घटे या बढ़े। ये थोड़ा सा इसमें एक दोष था, जिसको लेके कई सारे इतिहासकारों ने, आप त्रिपाठी जैसे लोगों ने कहा है, जिसका कानूनगों ने बचाव किया है। कुछ वर्ष के लिए लगान निश्चित कर दिया जाता था, इसमें ये थोड़ा सा समस्या था, कर दिया जाता था, ठीक है। ये तो हो गया। कनकूत प्रणाली में फसल कटने के, मान लीजिए फसल पक गई है, फसल कटने के पहले, ठीक है, अंदाजा के आधार पे, यानी कि अनुमान के आधार पर, जिसको बोला जाता है अनुमान, फसल कटने के पहले अंदाज के आधार पर, अनुमान के आधार पर लगान निश्चित किया जाता था, आधार पर लगान निश्चित किया जाता था, ठीक। यानी कि जैसी भी भूमि है, जिस कोट की भूमि है, उसके अधिकारी जाते थे, फसल को देखते थे, फसल खड़ी एकदम कटने के लिए तैयार है, कटने के 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले वो फसल को देख लेते थे, पूरा निरीक्षण कर लेते थे उनके अधिकारी। इसके बाद एक लगान निश्चित कर देते थे कि ये लगान आपको देना है। और तीसरी क्या होती थी, बटाई प्रणाली, यानी कि फसल कटने के बाद, फसल कटने के बाद जब अनाज दिखने लगता था, अनाज आ जाता था, फसल कटने के बाद अनाज प्राप्त होने पर, अनाज प्राप्त होने पर, ये इसकी विशेष व्यवस्था थी, ठीक है। तो लगान निर्धारित कैसे होता था, लगान निर्धारित करने के लिए भी इसने 3 प्रणालियों को अपनाया था, जाप्ती प्रणाली, कनकूत प्रणाली और बटाई प्रणाली, ठीक है। भूमि की नाप को मैंने बताया, शेरशाह का प्रशासन ही शेरशाह को इतिहास में अमर कर देता है, ठीक है। युद्ध तो सभी जीतते हारते हैं, युद्ध में कुछ ऐसा कुछ विशेष नहीं है, उसने जीता और उसने हारा है, ठीक है, युद्ध। लेकिन इसकी जो शेरशाह की प्रशासनिक नीति है, जो भू राजस्व नीति है, वही है, ठीक। अब लगान कैसे दिया जा सकता था, लगान अक्सर जो है वो नगद दिया जाता था, नगद लिया जाता था, या अगर किसान समझे तो अनाज भी दे सकता था, लगान अनाज भी दे सकता था, दोनों व्यवस्था थी, ठीक। फिर इसी क्रम में शेरशाह की एक मुद्रा व्यवस्था को भी हम लोग समझते हैं कि शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था कितनी जबरदस्त थी। आपको ध्यान होगा शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था, यानी कि वो जो सिक्का रहता है, रुपया, ठीक है, वो कब तक चला रहता, अंग्रेजों के समय में भी, यानी कि भारत सरकार की स्वतंत्रता के पहले तक वो रुपया चलता रहता है, ठीक है। कह सकते हैं कि सीधे सीधे कि लगभग 1956 तक ये रुपया चलता है एक प्रकार से, लेकिन स्वतंत्रता के पहले तक तो अंग्रेज चलाते ही हैं। तो 180 ग्रेन का, कहीं कहीं 178 ग्रेन भी आपको मिलेगा, ठीक है, 180 ग्रेन का चांदी का रुपया, चांदी का रुपया, ठीक है, और 360 ग्रेन का तांबे का दाम, तांबे का दाम, ठीक है। यही वो रुपया है जो चलता रहता है अंग्रेजों में भी, और तांबे का दाम इसी के समय में चलता है। एक बात और किसानों के समय में होता है कि पट्टा और कबूलियत,
यानी कि पट्टा और कबूल की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी? एक प्रकार से इसी ने शुरू की थी। होता क्या था कि किसान को पट्टे पे जो है पट्टा दिया जाता था, मान लीजिए, और पट्टे पे लगान निश्चित करके दिया जाता था और किसान को कबूल करना पड़ता था। ठीक है, तो पट्टा और कबूल या कबूलियत, कबूल की प्रथा को शुरू किया गया था शेरशाह के समय में। शुरुआत हुई, प्रथा की शुरुआत हुई। मैंने फिर बताया कि पट्टा क्या होता था। पट्टा वो एक व्यवस्था होती थी जिसमें लगान की दर निश्चित करके किसान के पास ले जाई जाती थी कि इतने वर्षों के लिए ऐसी ऐसी लगान की दर है और आपको कबूल करना पड़ेगा। इसको कबूलियत भी बोला जाता था, कबूलियत प्रणाली। इसी को पट्टा और कबूल भी बोला जाता है, जो आपके प्रश्न में आता है। ठीक है, तो किसान को कबूल करना पड़ता था कि नहीं नहीं ठीक है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, हम देंगे। ठीक, तो ये व्यवस्था थी। तो मुद्रा व्यवस्था वो थी, पट्टा और कबूल की व्यवस्था ये थी। क्योंकि ध्यान आ गया, बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में नहीं रहती हैं, नहीं तो आदमी। ठीक, अब थोड़ा सा शेरशाह की सड़कें और सराहें। ठीक है, सड़कें और सराय के विषय में, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का नाम आपने सुना ही होगा। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह ने बनवाया था। बंगाल के सोनार गांव से लेके, बंगाल में है सोनार गांव, ठीक है, ये जीटी रोड के विषय में बात मैं कर रहा हूं। सोनार गांव से लेकर आगरा, दिल्ली, लाहौर और पंजाब के पेशावर तक ये जाती है, पंजाब पर। ठीक, तो सोनार गांव से लेके पेशावर तक 3000 मील की दूरी वाली ये सड़क रहती है जो शेरशाह ने बनवाई। ठीक, इसी को जीटी रोड बोला जाता है और ये पश्चिम बंगाल के सोनार गांव से लेके पेशावर तक जाती है। ठीक है, जिसमें आगरा, दिल्ली, लाहौर ये सब सारे क्षेत्र रहते हैं और 3000 मील की ये दूरी रहती है। सड़कों के किनारे शेरशाह ने बहुत सारी छायादार वृक्ष लगवाए, बहुत व्यवस्था को बनवाया। ठीक है, और यहीं पे क्या किया, सड़कों के किनारे 17, ये प्रश्न आता है, 1700 सरायों का निर्माण कराया। सरायों का निर्माण करवाया, कितना? 1700 सड़कों के किनारे। ये सराय क्या होता था? एक प्रकार से रुकने की जगह होती थी, बहुत बड़ी नहीं, इस तरह से होती थी कि 10, 20, 50 लोग रुक सके, वहां पे ठहर सके, खाना पीना खा सके, रात गुजार सके। वहीं पे सरायों पे उसके शेरशाह के जो है सैनिक रहा करते थे, वो पूरी गतिविधियों को देखते थे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सरायों का निर्माण करवाया था शेरशाह ने, वो इसके पॉकेट वाले ऐसे क्षेत्र थे जहां पे उसके सैनिक खड़े हो रहते थे और छोटी सी छोटी गतिविधियों को देखते थे साम्राज्य में जो हो रही है, और उसकी सूचना कहां तक जाती थी? शेरशाह तक जाती थी, क्योंकि इन्हीं सरायों में उसके गुप्तचर भी खड़े रहते थे, सैनिक वेशभूषा में या नॉर्मल तरीके से। तो ये सराय जो बनवाया था, सराय जो है इसकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि साम्राज्य की धमनियां बन गई थी। बहुत सारे इतिहासकारों ने इन सरायों को साम्राज्य की धमनियां भी बोला है। और ये धमनियां कैसी थी कि हर समय एक्टिव रहती थी और साम्राज्य के दैनिक गतिविधियों के विषय में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों को शेरशाह के पास तक, यानी दिल्ली सल्तनत तक पहुंचाती थी, दिल्ली साम्राज्य तक पहुंचाती थी। ठीक है, कुल मिला के 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया था। ठीक है, 4 प्रमुख सड़कों का, जिसमें से एक जीटी रोड है। दूसरी कौन है? दूसरी आगरा से बुरहानपुर तक, जो आगरा तो आप जान ही रहे हैं, बुरहानपुर ये जो महाराष्ट्र वाला इलाका, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के पास में बुरहानपुर का क्षेत्र है, वो व्यापक था। आगरा से बुरहानपुर तक दूसरी सड़क थी। तीसरी सड़क थी आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक। आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, यानी कि अगर ये आगरा है तो आगरा से ऐसे जोधपुर जाती थी, फिर जोधपुर से चित्तौड़। ये ठीक है, ये आगरा है, ये जोधपुर है और ये चित्तौड़ है। मैं आपको मैपिंग के द्वारा समझा रहा, ये सीधे नहीं आती थी सड़क, ये ऐसे घुमा के। तो आगरा से जोधपुर और चित्तौड़, और चौथी थी लाहौर से मुल्तान तक।
ये 4 सड़क थी। दूसरी कौन थी? आगरा से बुरहानपुर तक थी, ठीक है। तीसरी कौन थी? आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ थी। और चौथी कौन सी? लाहौर से मुल्तान तक। ये 4 प्रमुख सड़कें थी जिनको शेरशाह ने बनवाया था। 1700 सरायों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसीलिए इसको सड़के आजम भी बोला जाता है, ठीक है, सड़के आजम भी बोला जाता है शेरशाह को। तो ये रहा शेरशाह का छोटा सा एक कह सकते हैं कि छोटी सी क्लास। इसमें तो अब शेरशाह के विषय में इतनी छोटी सी क्लास में सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता है। 40-45 मिनट में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसी को बताया जा सकता है, क्योंकि ये शेरशाह या ऐसे शासक है, इनकी क्लास अगर 3-4 दिन तक लगातार चले, 2-2, 3-3 घंटे तक, तो जाके कुछ ठीक से व्यवस्था हो। लेकिन चूंकि हम कंपटीशन में ऐसे हैं कि इतना समय तो है नहीं, तो हमें महत्वपूर्ण ही जानना है, और जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने बताया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्हीं के समय के बहुत प्रसिद्ध कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। या कह सकते हैं इन्हीं के दरबार में थे या नहीं थे, कुछ लोग कहते हैं थे, कुछ लोग नहीं थे, लेकिन इन्हीं के समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि थे ये मलिक मोहम्मद जायसी। और थे, इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं शेरशाह के ही समय में मलिक मोहम्मद जायसी हुई, ठीक है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी थे, और ये सब सारी घटनाएं शेरशाह के समय में हुई जिनको मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी 1545 में शेरशाह कालिंजर युद्ध में मर ही जाते हैं, मैंने बताया। उसके बाद जो छोटे छोटे शासक हैं उनका कोई विशेष महत्व तो नहीं है, बस वो आया राम गया राम, 2-3 शासक रहते हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है, ना उनसे कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो जब मैं अकबर का शासन शुरू करूंगा जो है, तो उन लोगों के नाम भी आपको 2-4 मिनट में बता दूंगा। आज चूंकि ये शेरशाह की स्पेशल क्लास थी, तो इस वजह से इसमें शेरशाह से संबंधित सारी बातें ही बताई गई हैं। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए। लेक्चर आपको कैसे लगता है जरूर बताइए, ठीक है। ठीक, नमस्कार।